हेलो एवरीबॉडी। अगला चैप्टर हम लोग जो रिवाइज करने वाले हैं दैट इज सेबी ओम्बुड्समैन रेगुलेशंस का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14। इस चैप्टर में हमको बेसिकली 3 टॉपिक्स कवर किए गए हैं। एक ओम्बुड्समैन से रिलेटेड है, एक स्कोर्स से रिलेटेड है और एक सेबी के इनफॉर्मल गाइडेंस से रिलेटेड है। स्कोर्स का जो टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट होता है वो टॉपिक एक्चुअली स्कोर्स और कुछ नहीं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जिस पोर्टल के थ्रू हम लोग अपनी कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं सेबी के पास। सेबी इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी जो लिस्टेड कंपनीज, इंटरमीडियरीज इन सबको रेगुलेट करता है। तो अगर किसी व्यक्ति को कोई शिकायत है किसी लिस्टेड कंपनी से या किसी इंटरमीडियरी से, तो हम अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं सेबी के पास। क्योंकि ये कंप्लेंट स्कोर्स का सिस्टम ऑनलाइन चलता है तो यहाँ पर बहुत स्पीड भी आ जाती है, क्योंकि हम इमीडिएटली अपनी कंप्लेंट फाइल कर देते हैं सेबी के पास में स्कोर्स के थ्रू, ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू, और सेबी को इमीडिएटली हमारी कंप्लेंट पहुंच भी जाती है। एक्शंस भी यहाँ पर स्पीडी लिए जाते हैं और सेबी खुद नजर रखती है इन सारी चीजों को, इन सारे कंप्लेंट्स के रिजोल्यूशंस को लेकर। स्कोर्स का तो फुल फॉर्म ही है सेबी Complaints Redressal System. S stands for SEBI, C and O stands for complaints, R E stands for redressal and S stands for system. अगर किसी व्यक्ति को किसी लिस्टेड कंपनी या सेबी रजिस्टर्ड किसी इंटरमीडियरी से कोई शिकायत है तो वो अपनी कंप्लेंट लेकर जा सकता है स्कोर्स में। क्या फीचर्स हैं स्कोर्स के, तो इन्होंने पहले बताया है। एक तो ये सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस है। सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस मतलब ऑल ओवर इंडिया का डाटा एक ही जगह पर हमको मिल जाता है। स्कोर पोर्टल जो है ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो हमें सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर मिल जाती है। दूसरा, ये ऑनलाइन मूवमेंट है, ऑनलाइन सारी कंप्लेंट्स फाइल की जाती हैं। तीसरा, यहाँ पर जो भी कंप्लेंट फाइल की गई है उसके ऊपर दूसरी पार्टी को जिसके खिलाफ कंप्लेंट की गई है उसको एक्शन टेकन रिपोर्ट भी सबमिट करना पड़ता है। एक्शन टेकन रिपोर्ट का मतलब किसी भी इन्वेस्टर के द्वारा या किसी भी कंज्यूमर या कस्टमर के द्वारा की गई कंप्लेंट पर उस दूसरी पार्टी ने क्या एक्शन लिया है। यहाँ ऑनलाइन व्यूइंग बाय इन्वेस्टर्स भी किया जा सकता है। हम इन्वेस्टर होने के नाते, कंप्लेनेंट होने के नाते हमारी कंप्लेंट पर क्या एक्शन लिया गया हमें स्कोर्स पर भी देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन। स्कोर्स जो है ये 24/7 ऑपरेट करता है बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है एंड मोर ओवर आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी हो आप वहीं से अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। एक ईमेल में आपकी ईमेल पर आपकी कंप्लेंट लॉन्च हो जाने पर आपके ईमेल पर एक एक्नॉलेजमेंट आता है जिसमें आपका कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। इसी कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पे अब आप आगे के फॉलो अप कर सकते हैं। कंप्लेनेंट फॉरवर्ड करता है ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट को टू द एंटिटी कंसर्न फॉर इट्स रिड्रेसल, मतलब ऑनलाइन ही वो अपनी कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर देता है। स्कोर्स में फाइल करने के साथ साथ हम लोग इसे ऑनलाइन फॉरवर्ड कर देते हैं उस एंटिटी को जिससे हमें ये शिकायतें हैं। वैसे तो हम अपनी शिकायतें स्कोर्स में लेकर के जा सकते हैं, बट स्कोर्स का इतना अच्छा पोर्टल बनाने के बावजूद भी कुछ लिमिटेशंस आ जाते हैं। लिमिटेशंस का मतलब लोग नहीं पहुंचते हैं स्कोर्स पर, या स्कोर्स पर जाने पर भी हमारी शिकायतें नहीं सुनी जा रही हैं या सुनवाई नहीं हो पा रही है। क्या कारण हो सकता है? तो पहला लिमिटेशन तो ये है कि कई बार जिस एंटिटी के ऊपर हम इल्जाम लगाते हैं या जिसके खिलाफ हम शिकायत करते हैं वो एंटिटी कई बार साफ साफ मना कर देती है कि हमने कुछ गलत किया ही नहीं। दूसरा लिमिटेशन ये हो जाता है कि सेबी यहाँ पर कोई आर्बिट्रेटर या जज का रोल प्ले नहीं कर सकता। सेबी किसी इन्वेस्टर के बिहाफ पर रिप्रेजेंटेशन देकर किसी एंटिटी को मजबूर नहीं कर सकता कि आप अपनी गलती मानो ही। अब यहाँ पर साबित करना, प्रूव करना, एविडेंसेस लेना, ये सब चीजों में समय थोड़ा सा ज्यादा भी लग सकता है। हो सकता है स्कोर्स के थ्रू हम ये काम ना भी कर पाए। तीसरा, कई सारे दूसरे लॉज भी अवेलेबल हैं, सिक्योरिटीज लॉज जिसमें रेमेडीज होती हैं। तो कई बार इन्वेस्टर्स ना कोर्ट्स के थ्रू आने की बजाय उन लॉज के थ्रू चले जाते हैं। कई बार कोर्ट्स पर आने की बजाय कोर्ट में या फिर कंज्यूमर कोर्ट्स में जाकर के भी लोग अपनी शिकायतें फाइल कर देते हैं। एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंटली कि अगर हम स्कोर्स पर आते हैं तो लॉ ऑफ लिमिटेशन तो यहां पर भी लगता है, विच मीन्स कि अगर लिमिटेशन एक्ट से हम लोग बार्ड हो जाते हैं तो हम स्कोर्स में तो वैसे भी नहीं आ सकते।
लिमिटेशंस में 5 बातें बताई गई हैं जिनकी वजह से हम कई बार स्कोर्स पे नहीं जाते। अगर कोई व्यक्ति स्कोर्स में सेबी के पास कंप्लेन करना चाहता है तो प्रॉब्लम यह है कि हम सेबी के पास शिकायत सिर्फ और सिर्फ गिने चुने एक्ट्स को लेकर के जा सकते हैं। सेबी एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट, एससीआरए एंड कंपनीज एक्ट का वो हिस्सा जिसमें सेबी का कोई जुरिस्डिक्शन हो, अदरवाइज हम स्कोर्स पे अपनी शिकायतें लेकर जा पाएंगे नहीं। वैसे तो सेबी स्कोर्स पर शिकायतों की सुनवाई करती है, लेकिन कुछ मामले हैं जिनकी शिकायत हम स्कोर्स पे नहीं कर सकते। ऐसे कुछ मामले हैं जिनको शिकायत कहा ही नहीं जा सकता। कौन कौन से मामलों में कौन कौन से मामलों को लेकर हम स्कोर्स पर नहीं जा सकते? पहला, कंप्लेंट नॉट पर्टेनिंग टू इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई शिकायत नहीं है तो फिर आप स्कोर्स पे मत जाओ। दूसरा, एनोनिमस कंप्लेंट्स, जिसमें कोई व्यक्ति अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करता है, एक अनजान व्यक्ति कंप्लेंट फाइल कर रहा है, इस तरह की कंप्लेंट्स एक्सेप्ट नहीं की जाती हैं, एक्सेप्ट इन केस ऑफ विसल ब्लोअर पॉलिसी। विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स अगर हैं तो वो एनोनिमस आ सकती हैं। इनकम्प्लीट या फिर अनस्पेसिफिक कंप्लेंट्स हो तो वो भी एक्सेप्ट नहीं की जाती हैं। अगर सपोज कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए थे, नहीं दिए हैं, ऐसी कंप्लेंट्स एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। अगर आप कहीं सेबी को सजेशंस दे रहे हो, स्कोर्स के थ्रू जाकर के सजेशंस दे रहे हो, तो स्कोर्स पर ऐसी चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप इस बात की शिकायत लेकर जा रहे हो कि कंपनी के शेयर्स की स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस अच्छी नहीं आ रही है, तो इसके लिए सेबी कुछ नहीं कर सकता। ये शिकायत नहीं है, ये तो ट्रेंड है मार्केट का, और जो भी है झेलना तो पड़ेगा। नॉन लिस्टिंग ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट ऑफर, कोई कंपनी का प्राइवेट ऑफर था, पब्लिक ऑफर था भी नहीं, कंपनी ने लिस्टिंग नहीं करवाई और हम इस बात की शिकायत सेबी को करने पहुंच गए, तो सेबी इस शिकायत को नहीं सुनेगा क्योंकि प्राइवेट कंपनी को लिस्टिंग करवाना कंपलसरी था भी नहीं। डिस्प्यूट्स अगर किसी प्राइवेट एग्रीमेंट की वजह से आए हैं, आपके और कंपनी के बीच में कोई प्राइवेट एग्रीमेंट हुआ था और उस एग्रीमेंट के चलते कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया है, तो इससे सेबी का कोई लेना देना है ही नहीं। मैटर्स जो कि फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, इनमें सेबी इंटरफियर नहीं करता, ये क्रिमिनल एंड सिविल केसेस में चले जाएंगे। कंप्लेंट्स और मैटर्स नॉट इन सेबी परव्यू, मतलब ऐसे कंप्लेंट्स जो सेबी के जुरिस्डिक्शन में आते ही नहीं है, सेबी उनकी कंप्लेंट्स को स्कोर पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अनरजिस्टर्ड या अनरेगुलेटेड एक्टिविटी से रिलेटेड अगर आप कोई शिकायत लेकर आना चाहते हो तो वो अनरेगुलेटेड है, सेबी का उसके ऊपर जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तो सेबी इस तरह की शिकायतों को सुनेगा नहीं। ये वो कंप्लेंट्स हैं जिनको हम स्कोर्स में लेकर के नहीं जा सकते। कुछ एक ऐसी कंपनीज होती हैं जो कंपनीज भले ही लिस्टेड है, भले ही वो इंटरमीडियरीज हैं, इंटरमीडियरी से रिलेटेड होंगी, लिस्टेड एंटिटीज रही होंगी, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ स्कोर्स में कंप्लेन लेकर के नहीं आ सकते। कौन कौन सी कंपनीज? पहला, एक तो ऐसी कंपनी जो या तो अनलिस्टेड कंपनी है या डीलिस्टेड है। अगर ये लिस्टेड ही नहीं है तो उसके ऊपर सेबी का जुरिस्डिक्शन आएगा ही नहीं। दूसरा, कोई सिक कंपनी है या एक ऐसी कंपनी है जो आईबीसी में चली गई है जिसके ऊपर मोरेटोरियम ऑर्डर दिया जा चुका है। मॉरेटोरियम ऑर्डर के दौरान आईबीसी में कोई भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं की जा सकती, कोई भी अथॉरिटी नहीं कर सकता, नॉट इवन सेबी। तीसरा, अगर किसी कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया है फ्रॉम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, तो ये कंपनी भी अब किसी हालत में कोई कंप्लेंट फाइल कर इस कंपनी पर भी सेबी कोई एक्शन ले पाएगा नहीं। चौथा, ऐसी कोई कंपनीज जो सस्पेंडेड कंपनीज हैं या फिर अंडर लिक्विडेशन कंपनीज हैं, उनके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। एंड अगर किसी कंपनी के खिलाफ किसी जगह किसी कोर्ट में ऑलरेडी कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है, ऐसी कुछ कंपनीज हैं जिनके खिलाफ स्कोर्स में आने पर भी सेबी कोई एक्शन नहीं लेगा, बिकॉज सेबी के जुरिस्डिक्शन के बाहर चले जाएंगे। ऐसी कंपनीज जिनके ऊपर किसी और रेगुलेटरी अथॉरिटी का भी जुरिस्डिक्शन आता है, जैसे कि आरबीआई का या फिर पीएफआरडीए का या फिर आईआरडीए का, तो ऐसी कंपनीज भले लिस्टेड होंगी लेकिन फिर भी इसके ऊपर सेबी अपना कोई एक्शन लेगी नहीं। टाइमलाइन क्या होगा अगर हम स्कोर्स में अपनी कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं? तो इन्होंने कहा है कि स्कोर्स में कंप्लेंट लेकर आ जाना है विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, जिस दिन ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। और कब कंप्लेंट लेकर आना है? तो सबसे पहले तो कंप्लेनेंट ने उस एंटिटी को शिकायत कर दी थी जिस एंटिटी से उसको प्रॉब्लम है, उस एंटिटी की तरफ से या तो रिजेक्शन आ गया है,
एंटिटी ने मना कर दिया है कि हम आपकी शिकायत की सुनवाई नहीं करेंगे, या फिर उस एंटिटी ने अगर जवाब दिया है तो वो जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं है, और या तो फिर उस एंटिटी की तरफ से कोई जवाब आया ही नहीं है, पहले हमें उस एंटिटी को कंप्लेन करना पड़ेगा। कंप्लेन करने के बाद या तो वो हमारी कंप्लेन को रिजेक्ट कर देते हैं या जवाब देते ही नहीं है, और वरना अगर जवाब दिया है तो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो हम शिकायत लेकर जाएंगे स्कोर्स में। लेकिन स्कोर्स में हमें हर हाल में पहुंच जाना है विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द कॉज ऑफ एक्शन। अगर कोई कंप्लेनेंट 3 साल के ड्यूरेशन में अपनी कंप्लेंट स्कोर्स में फाइल नहीं कर पाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शिकायत कर ही नहीं सकता। स्कोर्स में अब नहीं आ सकते हैं, लेकिन किसी भी दूसरी कोर्ट ऑफ लॉ में या किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास डायरेक्टली जाकर हम अपनी शिकायतें कर सकते हैं। रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एंड स्टॉक ब्रोकर में इन्होंने कहा है कि पहली बात तो सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज को बोल दिया है स्टॉक ब्रोकर्स के लिए गाइडलाइंस बनाओ, एंड डिपॉजिटरीज को बोल दिया है कि अपने डीपीज के लिए गाइडलाइंस बनाओ कि वो लोग इन्वेस्टर्स के रिड्रेसल का ग्रीवेंस समय पर करेंगे। कितने समय पर? तो 15 दिनों का समय दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति कंप्लेंट फाइल करता है स्टॉक ब्रोकर के पास या फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, तो ब्रोकर का एंड डीपी की ये जिम्मेदारी बनती है कि 15 दिनों में वो अपने क्लाइंट के शिकायतों की सुनवाई कर ले। अगर इनको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो वो लोग 7 दिनों के अंदर अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन कॉल कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली बस वहीं से 15 दिन का मीटर शुरू हो जाता है। अब अगले 15 दिनों में आपको सारी शिकायतों की सुनवाई कर लेना है। और जो अगर ब्रोकर या डीपी ने ये काम विद इन टाइम लिमिट नहीं किया, समय रहते सुनवाई नहीं की, तो उनके खिलाफ एक्शन लेगा स्टॉक ब्रोकर, के खिलाफ लेगा एक्सचेंज, एंड डीपी के खिलाफ लेगा डिपॉजिटरी। कोर्स के पोर्टल पे जाकर के हम कैसे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर एक पूरा अच्छा खासा फ्लो डायग्राम बना करके बताया है कि किस तरीके से कंप्लेंट फाइल किया जा सकता है। हम स्कोर्स के पोर्टल पर जाएंगे scores.gov.in पर, यहां जाकर के हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने पर हमें एक फॉर्मेट भरना पड़ता है, एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें हमें अपनी सारी डिटेल्स देनी होंगी। यहां से हमें अब लॉगिन करना पड़ेगा। एक पासवर्ड हम अपना यूजर आईडी बना लेते हैं। हम अपने लिए एक पासवर्ड क्रिएट कर चुके होते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी लॉगिन, आप साइन अप कर चुके हैं, अब साइन इन करना है। तो साइन इन करने के लिए, लॉगिन करने के लिए हम अब आते हैं कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन पर। कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन पर आने पर आपको एक फॉर्म भरना होगा जिसके अंदर आपको प्रिस्क्राइब डिटेल्स देनी है, जैसे कि कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ, आपने कब एंटिटी को कंप्लेन किया था, एंटिटी ने कब जवाब दिया है, जवाब सेटिस्फैक्टरी है या नहीं, एक्सेट्रा। ये सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद आपको क्या शिकायत है वो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं 1000 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स 2 MB के जितने पीडीएफ फॉर्मेट में अगर हम चाहें तो अटैच कर सकते हैं। ये अटैच करने के बाद में अब हमें ये फॉर्म को करना पड़ता है सबमिट। सबमिट करते ही कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है और ये कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आपके द्वारा लिखे गए ईमेल आईडी एंड जो फोन नंबर आपने रजिस्टर्ड करवाया है उस फोन नंबर पर भेज दिया जाता है। ये है स्कोर्स पर कंप्लेंट फाइल करने का तरीका। क्या प्रोसेस होती है इन कंप्लेंट्स को आगे बढ़ाने की? तो होता ये है कि रूल तो ये कहता है, तरीका तो ये कहता है कि अगर हम कंप्लेंट लेकर जा रहे हैं स्कोर्स में, तो हमें जिस एंटिटी के कंप्लेनेंट को जिस एंटिटी के खिलाफ कंप्लेंट है, सबसे पहले उस एंटिटी को जाकर के बताओ शिकायत क्या है। अगर एंटिटी ने सुनवाई नहीं करी तो हम स्कोर्स पर जाएंगे सेबी के पास शिकायत लेकर। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स बहुत मासूम और नादान होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि पहले एंटिटी को भी शिकायत करनी होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, सीधे स्कोर्स पर जाकर के अपनी कंप्लेंट फाइल कर देते हैं। तो हम आगे प्रोसेसिंग कैसे करें? तो पहली चीज तो सबसे पहले तो ये देखो कि क्या आपने कंसर्न्ड एंटिटी को शिकायत करी है, या तो आपने उसे शिकायत, कंसर्न्ड एंटिटी को शिकायत करी ही नहीं है, और या फिर आपने कंसर्न्ड एंटिटी को कंप्लेंट भेज दी थी। तो अगर हमने एंटिटी को शिकायत नहीं करी है और हम सीधे स्कोर्स पर पहुंच गए हैं, तो इन दैट केस अब आपकी कंप्लेंट को सबसे पहले रूट किया जाएगा एंटिटी के पास।
सेबी सबसे पहले नहीं सुनेगी, सेबी के ऑफिसर्स कोई दखल नहीं देंगे, पहले इस कंप्लेंट को भेज दिया जाएगा कंसर्न्ड एंटिटी के पास। कंसर्न्ड एंटिटी को 30 दिनों के अंदर अंदर डायरेक्टली इन्वेस्टर को अपना जवाब भेजना होता है। 30 डेज में एंटिटी रिस्पॉन्ड कर देती है कंज्यूमर की शिकायतों पर। अब या तो 30 डेज में उस एंटिटी का कोई जवाब नहीं आया, और वरना अगर 30 डेज में एंटिटी का जवाब आया था लेकिन कंज्यूमर को या कंप्लेनेंट को ये जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा, तो 15 दिनों के अंदर अंदर अब इस कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा फिर सेबी के पास। इसलिए क्योंकि या तो वो एंटिटी जवाब दे नहीं रही है, और वरना अगर जवाब दिया है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हमें सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा, तो अब शिकायत को भेजा जाएगा सेबी के पास। सपोज अगर कोई कंप्लेनेंट ऑलरेडी एंटिटी के पास कंप्लेंट कर चुका था और उसका जवाब उसे सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा है और अब वो स्कोर्स में आया है, तो अब क्या होगा? तो सबसे पहले तो कंप्लेनेंट को सेबी के पास में ये सारा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि कब उसने एंटिटी को शिकायत करी थी, एंटिटी ने इसके बदले में क्या कम्युनिकेशन किया है, और ये कि हम इस कम्युनिकेशन से सेटिस्फाइड नहीं है। इस शिकायत को अब सीधे सेबी के पास रूट किया जाएगा। सेबी पहले चेक करेगा कि इस तरह की शिकायतों को सुनने का सेबी के पास ज्यूरिसडिक्शन भी है या नहीं, और अगर लगता है कि सेबी को ये शिकायत सुननी चाहिए, तो सेबी अब कंसर्न्ड एंटिटी को कहेगा कि भाई आप पहले इस शिकायत को सुनो और सुनकर इसके ऊपर हमें एक्शन टेकन रिपोर्ट के बारे में बताओ। मतलब अब सेबी उस एंटिटी से कहेगा कि आप एक्शन लो, इसकी शिकायत को, इसकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश करो। एक्शन टेकन रिपोर्ट अब वो एंटिटी सबमिट करती है सेबी के पास में, कंप्लेनेंट को भी दिया जाता है, एटीआर दिया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि हमने आपकी शिकायत की सुनवाई के लिए क्या क्या एक्शन लिए हैं। अगर सेबी को एटीआर पढ़ने के बाद लगता है, एक्शन टेकन रिपोर्ट पढ़ने के बाद लगता है कि हाँ एंटिटी ने सही काम कर दिया, तो सेबी अब इस मैटर को क्लोज कर देता है। इन्वेस्टर्स अगर चाहें तो वो वेबसाइट पर अपना स्टेटस व्यू कर सकते हैं, जैसे कि उनकी कंप्लेंट अंडर प्रोसेसिंग है, पेंडिंग है, वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स फ्रॉम एंटिटी है, क्या हो रहा है, ये हम लोग अपनी ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर वो कंसर्न्ड एंटिटी एंड इन्वेस्टर्स चाहे तो आपस में एक दूसरे को इंफॉर्मेशंस भी शेयर कर सकते हैं ऑनलाइन मोड के थ्रू। उधर रिजोल्यूशन करते समय अगर एंटिटी को लगा कि कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो वो इन्वेस्टर से मांग सकती है, इन्वेस्टर उसको ऑनलाइन ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। हर एक कंप्लेंट जो भी स्कोर्स पर आती है उसके ऊपर एक ऑडिट ट्रेल होता है। ऑडिट ट्रेल का मतलब लगातार चेक करते रहते हैं कि ये शिकायत की सुनवाई हो गई, क्या हो गई तो उसको पोर्टल पर से हटा दिया जाता है, नहीं हुई है तो उसको रखा जाता है। मोर ओवर ये सारी कंप्लेंट्स स्कोर्स पर आने के बाद में ना सेंट्रल डाटाबेस में आ जाती है। सेंट्रल डाटाबेस में आने का मतलब अब एक ही जगह पर हमको सारे लोगों की सारी शिकायतों की सारी चीजें एक ही जगह पर देखने को मिल जाता है। अगला टॉपिक है ओम्बड्समैन का। तो ओम्बड्समैन का मतलब जनरली होता है एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा इंडिपेंडेंट पर्सन जिसको गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है सिटीजन्स के शिकायतों की सुनवाई के लिए। यहाँ ओम्बड्समैन का मतलब होगा एक ऐसा पर्सन जिसको सेबी ने अपॉइंट किया है ताकि इन्वेस्टर्स की शिकायतों की सुनवाई वो कर सके। ओम्बड्समैन दो तरह के हैं, एक ओनली ओम्बड्समैन और दूसरा स्टाइपेंडरी ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको सेबी के द्वारा अपॉइंट किया गया है एज अ ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन के रूप में अगर कोई व्यक्ति अपॉइंटेड है तो उसका एक स्टैब्लिश्ड ऑफिस होगा जहां पर वो सैलरी ड्रॉ करता है और हर रोज वहां पर ओम्बड्समैन के लिए ओम्बड्समैन के रूप में काम करता है। स्टाइपेंडरी ओम्बड्समैन का मतलब होगा एक ऐसा ओम्बड्समैन जिसको अपॉइंट किया जाता है किसी स्पेसिफिक मैटर में और या फिर किसी स्पेसिफिक एरिया में, और वो भी तब जब जरूरत पड़ती है। इसका स्टैब्लिश्ड ऑफिस नहीं होगा, जब जरूरत पड़ेगी तब हम किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए इस व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हैं। ऐसे में वो जितनी दिनों तक अपॉइंटेड रहेगा उतने दिनों की सिटिंग फीस वगैरह, एक्सपेंसेस वगैरह क्लेम कर लेता है। मतलब परमानेंट बेसिस पे ओम्बड्समैन है और आते जाते रहता है स्टाइपेंडरी ओम्बड्समैन। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ओम्बड्समैन का या स्टाइपेंडरी का क्या होगा वो सेबी प्रिस्क्राइब करता है। ओम्बड्समैन आखिर करता क्या है?
तो उसके काम है, सबसे पहली चीज वो कंप्लेंट्स रिसीव करेगा। दूसरी बात, ओम्बड्समैन की कोशिश होगी कि वो दो पार्टीज के बीच में जो भी डिस्प्यूट है, इसको कंप्लेंट्स को सुने, डिस्प्यूट्स को सुने और उनका रिजोल्यूशन करवा सके, सेटलमेंट करवा सके। एमिकेबल सेटलमेंट करवाने की कोशिश करेगा ताकि दोनों पार्टीज के बीच में आपस में सुलह हो जाए। लेकिन अगर एमिकेबल सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, तो ओम्बड्समैन अब एडजुडिकेट करके फिर अपना अवार्ड दे देता है। एज गुड एज एन आर्बिट्रेटर, अब वो एडजुडिकेशन करके अपना अवार्ड दे देता है। ओम्बड्समैन सेबी के पास अपना एनुअल बजट सबमिट करता है, जिसमें वो बताएगा कि साल भर में उसको कितने रुपयों की जरूरत पड़ सकती है और कोशिश करेगा कि उतने ही बजट के अंदर अपना साल भर का खर्चा करे। साथ ही साथ वो एक एनुअल रिपोर्ट भी बनाता है और ये एनुअल रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड होने से 3 महीने के अंदर अंदर सबमिट कर दी जाती है सेबी के पास, जिसमें वो बताएगा कि उसने एक्चुअली पूरे साल में खर्चा कितना किया है। कौन कौन से ग्राउंड्स पर हम ओम्बड्समैन के पास शिकायत लेकर के आ सकते हैं? तो ग्राउंड्स बहुत जनरल है। नॉन रेसिट ऑफ रिफंड ऑर्डर्स या अलॉटमेंट लेटर्स, अगर अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला या रिफंड ऑर्डर नहीं मिला, या अगर सर्टिफिकेट्स नहीं मिल रहे हैं इन्वेस्टर को, चाहे वो शेयर सर्टिफिकेट हो, चाहे यूनिट सर्टिफिकेट हो, कोई भी सर्टिफिकेट, या उसको डिविडेंड नहीं मिला है, या उसको इंटरेस्ट नहीं मिला, या रिडम्पशन का पैसा वापस नहीं मिला, या डिलेड रिफंड पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए था जो उसको नहीं मिला, एनुअल रिपोर्ट्स की कॉपी उसे नहीं मिल रही है, रिडम्पशन अमाउंट ऑफ फ्रॉम म्यूचुअल फंड या सीआईएस उसको नहीं मिला है, नॉन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज हो रही है, वो अपनी सिक्योरिटीज ट्रांसफर करना चाहता है लेकिन एएमसी या कंपनी सिक्योरिटीज ट्रांसफर होने नहीं दे रही है, उसको टेक ओवर या बायबैक या डी लिस्टिंग के दौरान ऑफर लेटर मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, उसे स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी की तरफ से मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली, पब्लिक राइट या बोनस इशू या फिर पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू से रिलेटेड अगर कोई भी शिकायतें हैं, या फिर एनी मैटर्स, एनी ग्रीवेंसेस जिसके रिस्पेक्ट जो सिक्योरिटीज की डीलिंग से रिलेटेड है, वो इस तरह की शिकायतें लेकर के आ सकता है ओम्बड्समैन के पास। अगर हम ओम्बड्समैन के पास शिकायत लेकर जाना चाहते हैं तो या तो कंप्लेंट हम खुद फाइल कर सकते हैं, वरना अपने किसी ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हम फाइल कर सकते हैं, और वरना चाहो तो आप इन्वेस्टर्स एसोसिएशन को जाकर के कहो, इन्वेस्टर्स एसोसिएशन हमारे बिहाफ पर ओम्बड्समैन के पास जाकर शिकायतें फाइल कर सकते हैं। शिकायत फाइल करने का तरीका क्या होगा? कंप्लेंट कैसे फाइल करें ओम्बड्समैन के पास? तो इन्होंने कहा है सबसे पहले तो आप उस ओम्बड्समैन के पास कंप्लेंट लेकर के जाना जिसका जुरिस्डिक्शन उस एरिया में लगता है जहां पर उस लिस्टेड कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है जिसके खिलाफ हमें ये शिकायत करनी है। उस ओम्बड्समैन के पास आप अपनी शिकायत लेकर के पहुंचो। बट अगर उस एरिया के लिए, उस जुरिस्डिक्शन के लिए कोई ओम्बड्समैन है ही नहीं, तो फिर हम सेबी के हेड ऑफिस में जो ओम्बड्समैन है उसको अप्रोच करेंगे और वो हमें सजेस्ट करेगा कि हमें कौन से ओम्बड्समैन के पास जाना चाहिए। ओम्बड्समैन के पास जब हम जाते हैं तो हमें राइटिंग में अपना रिप्रेजेंटेशन लेकर के जाना पड़ता है अलोंग विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। हालांकि कंप्लेंट को पढ़ने के बाद ओम्बड्समैन को अगर उचित लगे तो वो हमारी कंप्लेंट को डिसमिस भी कर सकता है। ओम्बड्समैन के पास कंप्लेंट लेकर हम नहीं जा सकते। कौन कौन से केसेस में नहीं जा सकते? पहली चीज, आप तब तक नहीं जा सकते जब तक पहले आपने उस एंटिटी को या उस लिस्टेड कंपनी को पहले शिकायत ना कर दी हो जिससे हमें प्रॉब्लम है। सीधे ओम्बड्समैन के पास नहीं जाना, पहले कंपनी को शिकायत करो। कंपनी 1 महीने के अंदर अंदर इस शिकायत का या तो जवाब दे देती है या जवाब देती ही नहीं है। अगर कंपनी ने कोई जवाब दिया ही नहीं, अब ओम्बड्समैन के पास जाओ। जवाब दिया लेकिन वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, आप ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। बट पहले हमें कंपनी को ये नोटिस देना पड़ता है कंप्लेंट का। 1 महीना वेट करो, कंपनी जवाब दे सकती है। 1 महीने में भी अगर कंपनी ने जवाब नहीं दिया या सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया, हम कंप्लेंट लेकर ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। कितने दिनों में जा सकते हैं? तो कंपनी की तरफ से डिससेटिस्फैक्टरी जवाब हमको मिला, वहां से अगले या तो 6 महीने में चले जाओ, वरना अगर कंपनी की तरफ से कोई जवाब मिला ही नहीं है तो जिस दिन कंपनी को हमारी कंप्लेंट रिसीव हो गई थी वहां से अगले 7 महीने में हम कंप्लेंट लेकर ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं।
अगर ओम्बड्समैन ने जो शिकायत हम लेकर के गए हैं ओम्बड्समैन के पास, ऐसी ही शिकायत की सुनवाई पहले ऑलरेडी कर चुका है, तो ओम्बड्समैन अब हमारी शिकायत की दोबारा से सुनवाई करेगा नहीं। एंड अगर जो शिकायत हम लेकर के गए हैं ये ऑलरेडी कहीं पर किसी कोर्ट वगैरह में ऑलरेडी पेंडिंग चल रही है, तो ओम्बड्समैन अब इस तरह की शिकायतों की सुनवाई करेगा नहीं। मोर ओवर, अगर आप कंप्लेन करते हो ओम्बड्समैन के पास जाकर कि सेबी ने हमारे ऊपर एक्शन लिया है सेक्शन 11(4) में या फिर 12 के 3 में। 11(4) इज ऑर्डर बाय सेबी, 12 का 3 इज कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडियरीज। तो इस तरह की शिकायतों की सुनवाई ओम्बड्समैन नहीं करता है। ओम्बड्समैन को अगर उचित लगे तो वो फर्दर इंफॉर्मेशन कॉल कर सकते हैं, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ेंगी कंपनीज को, और जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी सबमिट करती है इन सारी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। सेटलमेंट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट में इन्होंने बताया है कि ओम्बड्समैन की पहली कोशिश होगी कि जो जो पार्टीज आपस में एक दूसरे से लड़ रही हैं वो सब एमिकेबल सेटलमेंट कर ले, फ्रेंडली तरीके से अपने बीच में कॉम्प्रोमाइज कर ले, सेटलमेंट कर ले। अगर तो पार्टी सेटलमेंट कर लेती है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, 1 महीने में अगर सेटलमेंट हो पाता है, तो अकॉर्डिंगली अब ओम्बड्समैन अपना अवार्ड पास कर देता है। ये अवार्ड पास करते समय ओम्बड्समैन लिख देगा कि पार्टीज ने म्यूचुअल कंसेंट से सेटलमेंट कर लिया है। फिर इसके बाद इसी सेटलमेंट को आगे प्रमोट करने के लिए, इसे इंप्लीमेंट करने के लिए प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं। हाउएवर, अगर 1 महीने के अंदर अंदर पार्टीज म्यूचुअली एक दूसरे के साथ सेटलमेंट नहीं कर पाती हैं, तो अब ओम्बड्समैन एडजुडिकेशन पे आएगा, दोनों पार्टीज को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा और दोनों पार्टीज को सुनने के बाद फिर ओम्बड्समैन को जैसा उचित लगे वो उस तरीके का ऑर्डर या अवार्ड पास कर सकता है। ये अवार्ड ओम्बड्समैन को पास कर देना है अब विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट। कंप्लेंट फाइल हुई, 1 महीने तक एमिकेबल सेटलमेंट करवाने की कोशिश की, नहीं हो पाया, कंप्लेंट फाइल हुई, वहीं से अगले 3 महीने के अंदर अंदर अब फाइनली अवार्ड पास कर दो एडजुडिकेशन करके। इस अवार्ड की एक एक कॉपी दोनों पार्टीज को भेज दी जाती है। अगर इन पार्टीज को इस अवार्ड में कहीं पर कोई क्लैरिकल एरर दिख रहा है, करेक्शन की जरूरत लग रही है, तो वो 15 दिनों के अंदर अंदर ओम्बड्समैन को बोल सकते हैं कि इसमें कुछ करेक्शंस की जरूरत है, कुछ एरर्स हैं, इसे सुधार दो, अवार्ड को सुधार दो। तो अगले 15 दिनों में ओम्बड्समैन अपने द्वारा दिए गए अवार्ड की गलतियों को सुधार सकता है। फाइनलिटी ऑफ अवार्ड ये होगा कि ये अवार्ड अब दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होगा, दोनों पार्टीज को इस अवार्ड को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाउएवर, अगर दोनों में से कोई भी पार्टी इस अवार्ड से खुश नहीं है तो वो 1 महीने के अंदर अंदर सेबी के पास शिकायत लेकर जा सकती है, पेटिशन फाइल कर सकती है कि हम इस अवार्ड से खुश नहीं हैं। सेबी के पास हम शिकायत लेकर गए हैं कि हम ओम्बड्समैन के अवार्ड से खुश नहीं है, तो सेबी अब ओम्बड्समैन के अवार्ड को रिव्यू कर सकता है, लेकिन तब जब सेबी को लगे कि सब्सटेंशियल मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है या फिर कोई एरर है जो एपरेंटली दिख रहा है, तो सेबी रिव्यू करेगा। लेकिन रिव्यू भी सिर्फ तब किया जाएगा जब ऑलरेडी अवार्ड में जितना अमाउंट लिखा गया है उस अमाउंट का कम से कम 75% तो ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिया गया हो सेबी के पास। मतलब अगर अवार्ड देते समय ओम्बड्समैन ने किसी के ऊपर कोई अमाउंट इंपोज किया था और वही व्यक्ति अगर शिकायत लेकर आया है ओम्बड्समैन के खिलाफ, तो उससे कहेंगे पहले आप कम से कम 75% ऑफ द अमाउंट तो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, वरना सेबी रिव्यू करेगा नहीं। सेबी अगर चाहे तो रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग के साथ में इस अवार्ड में इंपोज किए गए अमाउंट को या तो रिड्यूस कर सकता है या वेव भी कर सकता है, बट रीजंस देने पड़ेंगे कि सेबी ने अगर ऐसा किया तो आखिर क्यों किया। रिव्यू का अवार्ड पास कर दिया जाएगा सेबी के द्वारा विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज, और जो भी अवार्ड सेबी ने फाइनली पास किया है उसको 30 डेज के अंदर अंदर इंप्लीमेंट करना जरूरी होगा पार्टीज को। 45 डेज में सेबी ऑर्डर पास करेगा और सेबी के ऑर्डर को 30 डेज में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ओम्बड्समैन ने अवार्ड दिया था तो ये अवार्ड इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होगा। 1 महीने के लिए ओम्बड्समैन के अवार्ड को अभी इंप्लीमेंट नहीं किया जाता, क्योंकि 1 महीने का समय पेटिशन फाइल करने के लिए दिया गया है।
हो सकता है इन पार्टीज में से कोई पार्टी पिटीशन लेकर आना चाहे, तो 1 महीने के लिए रुकेंगे। अगर यहाँ पर सुनवाई की जाती है ओम्बड्समैन के ऑफिस में, तो ये लोग एविडेंस एक्ट से मजबूर होकर या उसी से बंध कर सुनवाई करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। नेचुरल जस्टिस पे काम करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे। ओरल हियरिंग्स की जा सकती है, रिटर्न होगी ऐसा भी जरूरी नहीं है। जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे भी किया जा सकता है। पार्टीज अगर प्रेजेंट नहीं भी हो तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को देख करके भी ऑर्डर दिया जा सकता है। लीगल प्रैक्टिशनर्स को ओम्बड्समैन के ऑफिस में अलाउ नहीं किया जाता कि आप आकर के रिप्रेजेंटेशन दे अपने क्लाइंट का, लेकिन अगर कहीं पर परमिट किया हो तो ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ सकता है, वरना इनको आना, लीगल प्रैक्टिशनर आ सकता है, वरना इनको आना अलाउड नहीं है। ओम्बड्समैन जब भी अपना अवार्ड पास करता है तो इस अवार्ड में एक तो वो कॉम्पेंसेशन का अमाउंट दिलवा सकता है किसी पार्टी को, साथ में इंटरेस्ट भी दिलवा सकता है। कॉम्पेंसेशन का अमाउंट जितना उचित लगे उतना दिलवाएगा, बट इंटरेस्ट अगर दिलवाता है तो 1% पर मंथ की रेट से ज्यादा का इंटरेस्ट नहीं दिलवा सकता। अगर ओम्बड्समैन को उचित लगे तो वो कॉम्पेंसेशन, इंटरेस्ट के साथ में जो भी खर्चा हुआ है इस केस को सुनवाई के दौरान, वो खर्चा भी उस दूसरी पार्टी को दिलवा सकता है, पर ये सारी चीजें अवार्ड में ही लिख देनी चाहिए। और अगर कोई कंप्लेनेंट आता है जो फ्रिवलेस कंप्लेंट फाइल करता है, बेकार कंप्लेंट है, टाइम वेस्ट करवा रहे हो आप ओम्बड्समैन का, तो उल्टा कंप्लेनेंट पे कॉस्ट चार्ज कर दी जाएगी, ताकि वो कंप्लेनेंट इस तरह की कोई गलत शिकायत लेकर दोबारा से ना आ सके। ओम्बड्समैन के अवार्ड को इंप्लीमेंट किया जाएगा पार्टीज के द्वारा विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। लेकिन 1 मंथ कहां से शुरू होगा? तो ओम्बड्समैन ने अवार्ड दिया है, वहां से 1 महीने के लिए तो रुकना है, पेटिशन फाइल करने का समय था। और अगर किसी ने पेटिशन फाइल नहीं किया है तो इस 1 महीने के एक्सपायर हो जाने से अगले 1 महीने के अंदर अंदर ओम्बड्समैन के द्वारा दिए गए अवार्ड को इंप्लीमेंट करना कंपलसरी होगा पार्टीज को। और अगर इन्होंने इस अवार्ड को इंप्लीमेंट नहीं किया तो हम मान लेंगे जैसे कि इन्होंने इन्वेस्टर्स ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करने में डिफॉल्ट किया है, तो सेक्शन 15C में डिफॉल्टर मान के इनके ऊपर पेनल्टी इंपोज कर दी जाएगी। इसके अलावा सेबी अगर चाहे तो सेक्शन 11(4) के ऑर्डर्स इशू कर सकता है इस कंपनी के खिलाफ। इसकी सिक्योरिटीज को सस्पेंड किया जा सकता है या डीलिस्ट भी कर सकते हैं। इस कंपनी को सिक्योरिटीज मार्केट में असेस करने से बैन किया जा सकता है। इस कंपनी को सिक्योरिटीज में डील करने से मना किया जा सकता है। यहां तक कि अगर मामला इंटरमीडिएरी का है तो उसका सर्टिफिकेट सस्पेंड या कैंसिल भी किया जा सकता है। मतलब अगर ओम्बड्समैन ने अवार्ड दिया है तो इंप्लीमेंट करना तो पड़ेगा, और अगर नहीं करोगे तो उसके लिए भी फिर सजा प्रिस्क्राइब्ड है। अगला टॉपिक है इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम का। अब इनफॉर्मल गाइडेंस का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि सेबी के बहुत सारे रेगुलेशंस हैं जिनको कई लोगों को कंप्लाई करना पड़ता है। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर हमने किसी एक पर्टिकुलर रेगुलेशन को इस तरीके से कंप्लाई किया तो क्या ये सही होगा। यहां हम सेबी के पास से लेकर आना चाहते हैं इनफॉर्मल गाइडेंस, जहां पर हम सेबी से ही पूछ रहे हैं कि इस काम को अगर हमने ऐसा किया तो कहीं कुछ गलत तो नहीं होगा, कहीं सेबी हमारे खिलाफ इसके ऊपर कोई एक्शन तो नहीं लेगी। जब हम सेबी से पूछने के लिए जाते हैं तो सेबी हमें एक इनफॉर्मल गाइडेंस देता है। गाइडेंस एज इन अगर आपने इस काम को ऐसे ऐसे किया तो हम कोई एक्शन लेंगे या नहीं, या अगर किसी क्लॉज का आपको मतलब समझ नहीं आ रहा है तो आप सेबी से जाकर उसका मतलब पूछ सकते हैं। सेबी आपको गाइड करेगा कि इस क्लॉज का इंटरप्रिटेशन क्या है। अगर कौन कौन लोग सेबी के पास इनफॉर्मल गाइडेंस लेने के लिए जा सकते हैं, तो एक तो इंटरमीडियरीज, फिर लिस्टेड कंपनीज या प्रपोज टू बी लिस्टेड कंपनीज, या फिर म्यूचुअल फंड्स, या फिर असेट मैनेजमेंट कंपनी या म्यूचुअल फंड का कोई ट्रस्टी, या फिर एसएएसटी में कोई अक्वायरर या फिर प्रोस्पेक्टिव अक्वायरर अगर है, तो इस तरह के लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इनफॉर्मल गाइडेंस में। कई सारे ऐसे क्लॉजेस होते हैं, कई सारे ऐसे प्रोविजंस होते हैं जिनका हम मतलब नहीं समझ पा रहे, तो बेटर है नॉन कंप्लायंस करने से तो बेटर है कि हमें जाकर सेबी से पूछ लेना चाहिए। सेबी जब इनफॉर्मल गाइडेंस देती है तो 2 तरह के इनफॉर्मल गाइडेंसेस आते हैं। पहला नो एक्शन लेटर और दूसरा इंटरप्रिटेटिव लेटर।
नो एक्शन लेटर में हम सेबी को लिख कर देते हैं कि हम क्या काम करने की सोच रहे हैं, किस तरीके से, और सेबी से पूछा जाता है कि अगर हमने इस काम को इस तरीके से किया तो क्या कोई एक्शन लिया जा सकता है। यहां सेबी बताता है नो एक्शन लेटर के थ्रू कि अगर आपने इस काम को ऐसे ऐसे किया तो हम एक्शन ले सकते हैं या हम आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। इंटरप्रिटेटिव लेटर में सेबी से पूछा जाता है किसी क्लॉज का कोई मतलब या उसका इंटरप्रिटेशन, और सेबी हमें उस क्लॉज का मीनिंग समझा देता है। दो तरह के इनफॉर्मल गाइडेंस है, लेकिन एक बात याद रहे कि सेबी को इनफॉर्मल गाइडेंस दे देना है विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज एंड मोर ओवर सेबी के द्वारा एक चीज और, सेबी के द्वारा दिया गया जो भी गाइडेंस है ये सेबी के डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया है। सेबी ने जैसा लिखकर दिया है गाइडेंस में सेबी बिल्कुल वैसा ही करेगी, ऐसा भी जरूरी नहीं है। नो एक्शन लेटर में सेबी ने लिखकर दिया था कि अगर आपने काम बिल्कुल ऐसे ऐसे किया जैसा यहां लिखा हुआ है तो हम आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो ये सेबी का वादा नहीं है, ये सिर्फ इनफॉर्मल गाइडेंस है। हो सकता है सेबी ऐसा किए जाने पर जैसा लिखा है उसके बावजूद भी एक्शन ले ले। सेबी ने कोई वादा नहीं किया है, कोई कमिटमेंट नहीं दिया है, आपको सिर्फ गाइडेंस दिया है। ये गाइडेंस आपको मदद कर सकता है ये एश्योर करने में कि कंप्लायंसेस हो रहे हैं, बट फिर भी अगर सेबी चाहे तो आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है। सेबी कुछ कुछ केसेस में लोगों के द्वारा दिए गए गाइडेंस रिक्वेस्ट पर रिस्पॉन्स नहीं भी देता। कौन कौन से केसेस में रिस्पॉन्ड करना जरूरी नहीं है? पहला, अगर किसी व्यक्ति ने कोई जनरल या फिर इनकम्प्लीट या फिर सफिशिएंटली फैक्चुअल सिचुएशंस को नहीं समझाया है, जनरल गाइडेंस मांग लिया है, आपने लिख दिया हमें तो पूरा एसएएसटी ही समझा दो, तो सेबी इतना पूरा एसएएसटी तो समझाने बैठेगा नहीं। कोई पर्टिकुलर क्लॉज पूछ लो, कोई पर्टिकुलर प्रोविजन पूछ लो, चलेगा। जनरल रिक्वेस्ट भेजोगे तो सेबी रिस्पॉन्स नहीं देता। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस अगर आपने बनाकर बता दी है तो इस तरह की हाइपोथेटिकल सिचुएशंस पर सेबी का रिस्पॉन्स नहीं आता। ऐसा कोई सिचुएशन या ऐसा कोई व्यक्ति जो गाइडेंस लेने जा रहा है जिसका इस काम से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है, सेबी उसको भी गाइडेंस देगा नहीं। अगर आपने लीगल प्रोविजंस को कोट ही नहीं किया, साइट ही नहीं किया कि क्या पूछना चाहते हो, तो भी सेबी रिस्पॉन्स नहीं देता। नो एक्शन या इंटरप्रिटेटिव लेटर ऑलरेडी सेबी आपको इशू कर चुका है एक बार, दोबारा पूछने के लिए गए तो अब सेबी जवाब नहीं देगा। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या एनफोर्समेंट एक्शन ऑलरेडी इनिशिएट हो चुका है किसी पर्सन के ऊपर, वो व्यक्ति अब अगर गाइडेंस मांगेगा तो सेबी उसको कोई जवाब नहीं देगा। अगर किसी व्यक्ति पर कोई केस ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा है या तो ट्रिब्यूनल में या कोर्ट में, तो वहां फैसला होगा, हमसे गाइडेंस लेने से कुछ नहीं होने वाला। या ऐसे मैटर्स जहां पर डिपार्टमेंट को लगता है कि पॉलिसीज के चलते हुए हमें इस मामले पे कुछ बोलना नहीं चाहिए, तो ऐसे मामलों को अवॉइड किया जा सकता है। अगर तो सेबी ने किसी को गाइडेंस देने से मना कर दिया है और अगर ये गाइडेंस का मैटर रिजेक्ट हुआ है फॉर नॉन कंप्लायंस, मतलब सेबी गाइडेंस दे सकता था लेकिन आपकी तरफ से चीजें पूरी नहीं आई है, आपकी तरफ से फॉर्म इनकम्प्लीट आया है, तो सेबी ने इस गाइडेंस को रिजेक्ट कर दिया है। तो ऐसे में फिर जो भी फीस भरी गई थी उसमें से 5,000 की प्रोसेसिंग फीस काटकर बची हुई फीस को रिफंड कर दिया जाता है। लेकिन अगर सेबी ने गाइडेंस नहीं दिया है अपनी ही तरफ से तो पूरी फीस रिफंड हो जाती है। कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वेस्ट के बारे में यहां पर बताया है। अगर कोई व्यक्ति सेबी के पास कोई इनफॉर्मल गाइडेंस लेने पहुंचता है और वो चाहता है कि सेबी को हमने जो बातें अभी बता दी हैं, सेबी अभी ये बातें किसी को ना बताए, तो हमें सेबी को रिक्वेस्ट करना पड़ती है कि आप प्लीज हमारी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना। सेबी को अगर लगता है कि ये इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखने लायक है तो सेबी कॉन्फिडेंशियल रखेगा 90 डेज के लिए। 90 डेज से ज्यादा के लिए इस खबर को छुपाकर रखा जाएगा नहीं। लेकिन अगर सेबी को लगता है कि हमें ये इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल नहीं रखना चाहिए, हमें पब्लिक को बता देना चाहिए, तो सेबी पहले उस व्यक्ति को इन्फॉर्म कर देता है जिसकी तरफ से एप्लीकेशन आई थी, रिक्वेस्ट आई थी कि भाई हम आपकी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल नहीं रख सकते।
ऐसे में वो व्यक्ति अगर चाहे तो अगले 30 डेज के अंदर अंदर अपनी जो रिक्वेस्ट उसने भेजी थी ना कि हमें इनफॉर्मल गाइडेंस दे दो, वो अपनी इस रिक्वेस्ट को विथड्रॉ कर लेगा। विथड्रॉ कर लेगा मतलब वो सेबी को जाकर बोल देगा कि रहने दो, हमको तो कोई इनफॉर्मल गाइडेंस नहीं चाहिए, हमको अपनी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखवानी है। कहने का मतलब या तो सेबी पब्लिक को बताएगी और फिर आपको गाइडेंस देगी, और वरना अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हो और सेबी भी कह रहा है कि हम कॉन्फिडेंशियल तो नहीं रखेंगे, तो आप अपनी एप्लीकेशन ही विड्रॉ कर लो इनफॉर्मल गाइडेंस की। 30 डेज के अंदर अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर लो, सेबी आपको कोई गाइडेंस वाइडेंस देगी नहीं। ऐसे में इस व्यक्ति ने जो फीस पे करी थी, गाइडेंस की फीस पे करी थी, वो उसको रिफंड कर दी जाती है। अगर उसने अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली है तो ऑब्वियस सी बात है कि सेबी अब उसको कोई भी गाइडेंस देगा नहीं। लेकिन अगर ये व्यक्ति अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ नहीं करता है तो सेबी पहले उसकी सारी इंफॉर्मेशन को पब्लिश कर देगी अपनी वेबसाइट पर, और साथ ही साथ अगर स्टाफ को भी अपनी तरफ से कुछ बताना हो तो वो भी अपनी तरफ से ऐड ऑन कर सकते हैं। डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी एडवाइस दी गई है, जो भी गाइडेंस दिया गया है, ये सेबी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। ये डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई एडवाइस है, सेबी के द्वारा दिया गया कोई कमिटमेंट नहीं। तो गाइडेंस देने के बावजूद भी सेबी अगर चाहे तो उसके विपरीत भी काम कर सकती है, क्योंकि ये गाइडेंस सेबी के द्वारा दिया गया कोई फाइनल ऑर्डर या जजमेंट नहीं है। तो इसके खिलाफ हम कोई अपील लेकर भी नहीं जा सकते हैं सेट के पास। अगर सेबी ने गाइडेंस में कहा था हम कोई एक्शन नहीं लेंगे और फिर भी सेबी ने एक्शन ले लिया, तो हम इसके खिलाफ कोई अपील लेकर के सेट के पास नहीं जा सकते, इस ग्राउंड पर कि सेबी ने पहले मना किया था और अब एक्शन ले लिया। सेबी ने सिर्फ गाइडेंस दिया था, सेबी ने कोई वादा तो किया भी नहीं था। सेबी ये बात भी क्लियरली बता देगा कि हमने आपको जो भी गाइडेंस दिया है दैट इज सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट कंप्लायंस बाय रिक्वेस्टर। स्ट्रिक्ट कंप्लायंस मतलब जैसा आपने लिख करके दिया है आप बिल्कुल वैसा का वैसा ही काम करोगे तो ही हमारा ये गाइडेंस आपके लिए एलिजिबल माना जाएगा। मोर ओवर, ये व्यक्ति को अगर सेबी ने कोई देर से रिस्पॉन्स दिया है या रिस्पॉन्स दिया ही नहीं और उसकी वजह से इसको कोई नुकसान हो जाता है, तो उस लॉस के लिए भी सेबी को हम जिम्मेदार मानेंगे नहीं। नाम ही इसका है इनफॉर्मल गाइडेंस, इनफॉर्मली सेबी काम कर रही है, फॉर्मल पोस्ट पे रह करके नहीं। तो इनफॉर्मल किए गए किसी भी काम के लिए सेबी को हम बाउंड मानेंगे नहीं। फिर भी इनफॉर्मल गाइडेंस ले लेना अच्छा होता है, कम से कम हमको पता तो रहता है कि हम कहीं पर गलत है या नहीं, बजाय इसके कि हम कोई काम करें, गलती करें और फिर सजा भुगते। उससे तो बेटर है कि हमें सेबी के पास से ले लेना चाहिए थोड़ी इनफॉर्मल गाइडेंस। इस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोगों ने आज रिवाइज कर लिया है। ये पूरे चैप्टर में इनफॉर्मल गाइडेंस, ओम्बुड्समैन एंड स्कोर्स, ये 3 टॉपिक्स थे, जिसमें स्कोर्स में कौन कौन सी कंप्लेंट्स आ सकती हैं, कौन सी नहीं, ओम्बुड्समैन के पास हम क्या शिकायतें लेकर जा सकते हैं और तरीका क्या होगा, एंड इनफॉर्मल गाइडेंस में कितने तरह के इनफॉर्मल गाइडेंसेस सेबी के द्वारा दिए जाते हैं। ये 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी का चैप्टर अनइम्पॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहेंगे, बट ये 3 की फ्रीक्वेंसी भी काफी है। अब ये चैप्टर आप लोगों को अपनी तरफ से एक बार रैपिडली रिवाइज करना है, ठीक है। अगले चैप्टर के साथ हम लोग फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन कीप रिवाइजिंग।